देखिए स्ट्रोक, इट इज impaired ब्लड सप्लाई। एएनएम के बच्चे हिंदी में लिखें कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई के अंदर, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई वो बाधित हो जाना। अपनी लैंग्वेज में लिखे, तुम्हें जैसा अच्छा लगे, ये इस पे मत जाए, ये तो मेरी लैंग्वेज है। अगर इसके अनुसार लिखेंगे तो आप लोग कभी याद करेंगे, अपने अनुसार से लिखें, बिल्कुल अपनी भाषा में याद रखें कि हाँ ब्रेन को ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत आ रही है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाना, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई बाधा उत्पन्न हो जाना, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई इंटरप्शन हो जाना। अपनी लैंग्वेज में लिखें, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। इट इज इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हो जाना क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाना स्ट्रोक कहलाता है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई बाधा उत्पन्न हो जाना स्ट्रोक कहलाता है। कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? स्ट्रोक। क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रोक को हम लोग CVA भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। CVA आई बात समझ में? पढ़ेंगे आप लोग, आगे बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट। देखिए अब आपको बता दो एक बात, इधर देखो बोर्ड पे, ये आपके पास में ब्रेन है, इसको जितना ब्लड मिलना चाहिए था उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी अंग, किसी भी ऑर्गन को जितनी ब्लड की जरूरत है उतना ब्लड नहीं मिल पाता, उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब उतना ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा जितनी इसको जरूरत है। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती किसी बॉडी के ऑर्गन्स को, तो बॉडी का ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है बताओ? डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आपके ब्रेन के टिश्यू को या ब्रेन की सेल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आपके ब्रेन के टिश्यू क्या हो जाएंगे? डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिखिए ब्रेन टिश्यू डैमेज, ब्रेन टिश्यू डैमेज। जब ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो ब्रेन का क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन। क्या हो जाएगा बताओ? ब्रेन डिसफंक्शन का मतलब जो ब्रेन है प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। आगे बात समझे बच्चों? तो सिंपल सी बात देखिए, आप लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, आपके पास में बात चल रही है स्ट्रोक की। किसकी बात चल रही है? स्ट्रोक। बहुत बार आप लोग कहते हो कि उस मरीज को स्ट्रोक आ गया है ना, बहुत आप पेशेंट देखोगे। तो देखिए आपके पास में, इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुने, आपसे पूछ लिया जाए, लास्ट बार बता रहा हूं कि स्ट्रोक क्या है, तो आप कहेंगे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन प्रॉपर काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। रटना नहीं है, बस इस तरीके से लाइटली लेना है। हाँ भैया ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हो गई थी, इस वजह से जो है ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए और ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करा, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? स्ट्रोक कहते हो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की, कि कितने प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, कि सर स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं आपके पास? 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। कितने प्रकार के बताओ? 2 टाइप के। कौन कौन से 2 टाइप के? ये रिटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रोक में आपको बता दूं। एक तो इस्चेमिक स्ट्रोक, समझेंगे? एक तो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक।
हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? देखो आपको एक बात बता दे बच्चों, इस्चीमिया एक वर्ड है, इधर देखिए, ये इस्चेमिक का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझे। देखो इस्चेमिक या इस्चीमिया, हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग इस्चीमिया, इसका मतलब क्या होता है? देखो देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे तो बार बार 3 वर्ड आपके सामने आएंगे। एक तो आएगा इस्चीमिया, एक हाइपोक्सिया, एक हाइपोक्सीमिया। 3 वर्ड बार बार आपके सामने आएंगे, एक तो इस्चीमिया, एक हाइपोक्सिया, एक हाइपोक्सीमिया। अब इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है? इस्चीमिया का मतलब होता है किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई में कमी आ जाना। आ गई बात समझ में? इस्चीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई में कमी हो जाना, किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई में कमी हो जाना क्या कहलाता है? इस्चीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? हाँ, डिक्रीज, इस्चीमिया का मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू, किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो जाना क्या कहलाता है बताओ? इस्चीमिया। क्या कहलाता है बताओ? डिक्रीज कर सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? इंटरप्ट, इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना। किसी भी ऑर्गन को अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो आप उसको एक वर्ड में बोल देते हो कि इस मरीज को इस्चीमिया हो गया। क्या हो गया बताओ? इस्चीमिया। आगे बात समझ में? स्ट्रोक क्या है? ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन जो है प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वो स्ट्रोक हो गया। क्या हो गया? स्ट्रोक 2 प्रकार के। कितने प्रकार के स्ट्रोक है? कौन कौन से? एक तो इस्चेमिक, एक हेमरेजिक। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब है किसी भी कारण से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई में क्या हो गई? कमी आ गई, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इस्चेमिक स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब है इस्चीमिया की वजह से होने वाला स्ट्रोक। किसकी वजह से होने वाला स्ट्रोक बताओ? और इस्चीमिया क्या होता है? कहीं भी किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई में कमी हो जाना क्या कहलाता है? इस्चीमिया कहलाता है। आप बार बार ये 3 वर्ड देखोगे, जब भी आप पढ़ते रहोगे तो ये बार बार 3 वर्ड आपके नजरों के सामने आते रहेंगे। कभी इस्चीमिया आएगा, कभी हाइपोक्सिया आएगा, कभी हाइपोक्सीमिया आएगा। तीनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए कि इस्चीमिया का मतलब क्या है। तो आप बता देंगे सर इस्चीमिया का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई में बाधा आ जाना, इस्चीमिया कहलाता है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाना, इस्चीमिया कहलाता है। कि सर हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया का मतलब है किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन, किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो आपको पता है जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी तो होनी है। तो इस्चीमिया की वजह से क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? अरे हाइपोक्सिया हमेशा किसकी वजह से होता है? इस्चीमिया की वजह से। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो आपको पता है ऑक्सीजन सप्लाई भी कैसे हो पाएगी? क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? किसी को अगर इस्चीमिया हो गया तो उसको हाइपोक्सिया होना है। हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाना। और हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाना, कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। जब लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहां से आता है? लंग्स से आता है। कहां से आता है बताओ? आपके कोई श्वास की बीमारी है, आपके किसी के सांस की बीमारी है, मान के चलो सुनो, जब सांस की बीमारी तो आपके प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा लंग्स में। जब लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड के अंदर कहां से पहुंच पाएगा? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहां से आता है? लंग्स से तो आता है। कहां से आता है बताओ? लंग्स से आता है ना। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया। तीनों वर्ड को आप अलग अलग करके देखेंगे। डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, ये लो साहब, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा बताओ? हाइपोक्सीमिया। क्या कहलाएगा बताओ? हाइपोक्सीमिया। समझे बात को? तो हमारे पास में 2 प्रकार के स्ट्रोक है। कितने प्रकार के स्ट्रोक है बच्चों? कौन कौन से? इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। देखो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों स्ट्रोक, इधर देखो, दोनों में क्या है? स्ट्रोक। दोनों में क्या हो रहा है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं और ब्रेन जो है काम करना बंद कर रहा है।
इसी को आप स्ट्रोक बोलते हैं दोनों स्ट्रोक, एक इच्छेमिक है एक हेमरेजिक है। दोनों में क्या अंतर है? जो इस्टेमिक स्ट्रोक है उसके अंदर आपकी जो आर्टरी है, जो ब्रेन के अंदर जो आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन को, उस आर्टरी के अंदर कुछ ना कुछ जमा हो जाता है। उस आर्टरी के अंदर या तो फैट जमा हो गया या उस आर्टरी के अंदर कोई ब्लड का क्लॉट जमा हो गया, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। कहने का मतलब पाइप में कचरा आ गया। क्या आ गया पाइप में? जिसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। जब पाइप में कचरा आने की वजह से आगे सप्लाई नहीं हो पा रही तो वो क्या कहलाएगा? इस्चेमिक स्ट्रोक। क्या कहलाएगा बताओ? और हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब ये है आपके पास में जैसे किसी ने अपनी हाथ की नस काट ली और हाथ की नस काटने की वजह से ब्लड कहां से निकल रहा है बताओ? हाथ के माध्यम से पूरा ब्लड बाहर निकल गया। जब ब्लड का यहां से लॉस हो रहा है, जितना ब्लड आपकी बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं रह पाया, तो बताइए ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी या कम होगी? कम ही होगी ना, क्योंकि ब्लड तो कहां से निकल रहा है? यहां से निकल रहा है। ब्लड कहां से निकल रहा है? यहां से ब्लड निकलता जा रहा है, तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ब्लड का अमाउंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जब हेमरेज की वजह से, किसकी वजह से बताओ? हेमरेज का मतलब खून निकलना, हेमरेज का मतलब ब्लड लॉस। आपके कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हेमरेजिक स्ट्रोक। क्या कहलाएगा? दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे कि सर इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है। लिखेंगे, देखो मैं लिखा रहा हूं, आप लोग जिसको जो है हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखे, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखे, जिसको उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखे, जैसे मर्जी पढ़े वैसे लिखे। देखो पहला इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई होने में रुकावट पैदा हो गई। क्या हो गई बताओ? अरे क्या हो गई बताओ? रुकावट पैदा हो गई। इस्चेमिक स्ट्रोक क्यों आता है? देखो इधर, देखो इधर देखिए बच्चों, ये ब्रेन है, इधर देखिए, मान के चलिए ब्रेन है और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाला पाइप है, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली नस है, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है। क्या है बताओ? ये कौन सप्लाई करता है बताओ? आर्टरी। अब इस आर्टरी के बीच में कुछ ना कुछ जमा हो गया कचरा, तो आपको पता है ब्लड यहां से तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा आगे? कि बीच में रुकावट आ गई। बीच में क्या आ गई बताओ? क्या कहेंगे रुकावट को? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो कौन से प्रकार का स्ट्रोक आएगा बताओ? इस्चेमिक स्ट्रोक। कौन से प्रकार का? अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, इधर देखिए, इसके कारण की बात करूं मैं आप लोगों को कि सर क्या कारण हो सकता है, खोज क्या हो सकता है। आपको पता है कि इस आपके इधर देखो, ये जो आपकी आर्टरी है, ये जो आपकी पाइप है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, इस पाइप पे कचरा जाए, क्या जाए बताओ? और मोस्टली कौन सा कचरा जमा होता है आर्टरी में बताओ? फैट जमा हो जाता है। क्या जमा होता है? या तो फैट जमा हो जाए या फिर ब्लड का क्लॉट जमा हो जाए। क्या जमा हो जाए बताओ? इधर देखिए बच्चों, बहुत सारों में हो जाता है। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर फैट बढ़ जाते हैं। तो फैट क्या, इधर देखो, जब फैट बढ़ जाता है तो जो फैट के कण होते हैं वो आपस में चिपक के आर्टरी की जो डायमीटर है, आर्टरी का जो अंदर का डायमीटर है उसको कम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जिसकी वजह से आर्टरी में से प्रॉपर ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता। जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं जिनके कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाता है ना फैट, अरे कहते हैं ना कि इसके तो ब्लॉकेज है। क्या है बताओ? क्या है इसके? तो ब्लॉकेज का मतलब क्या है बताओ? फैट जमा हो गया, कि इसके तो दिल में ब्लॉकेज आ गया, फैट जमा हो गया। कहां पर फैट जमा हो गया? कोरोनरी आर्टरी में। कहां पर? जो हार्ट की आर्टरी है वो कोरोनरी आर्टरी। इसी तरीके से आपके ब्रेन की जो पाइपलाइन है, ब्रेन की जो आर्टरी है, उसके अंदर अगर फैट जमा हो जाएगा तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? इस्चेमिक स्ट्रोक। तो कारण क्या क्या हो सकता है? या तो आपके कोई देखो कोच, आपकी आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस बन गया। क्या बन गया बताओ? हाँ देखो, कोई थ्रोम्बस बन गया, आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाता। थ्रोम्बस का मतलब ये है, देखो मेरी बात सुनो, बात करो। थ्रोम्बस का मतलब ये है कि आपका फैट, आपकी प्लेटलेट,
आपके फेट में कौन जम जाएगी, प्लेटलेट वगैरह जमा होकर एक कठोर पदार्थ बना लेगी। क्या बना लेगी? और वो कठोर पदार्थ आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा बताओ? उसे थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो क्या कारण हो सकता है आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाना? आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाना। अगर आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाए, कहां की आर्टरी में बताओ? ब्रेन की में। ब्रेन की कोई भी आर्टरी है उसके अंदर थ्रोम्बस बन जाए तो आपके इस्चेमिक स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। किसके बताओ? अरे किसके बताओ? इस्चेमिक स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में? अरे बात समझे नहीं समझे बच्चों? समझ गए? समझ गए? चलिए, पहला इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा आपके पास में बच्चों हेमरेजिक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्यों होगा बताओ? कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है और आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, मान के चलो आपका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर आपके पैर में चोट लगी, हाथ में, कहीं पर भी चोट लगी, वहां सिर में चोट लगी है मान के चलो, तो सिर से क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो प्रॉपर अमाउंट में जो है आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई। वैसे तो पूरी बॉडी को सप्लाई कम हो पाएगी क्योंकि ब्लड का लॉस हो चुका है, ब्लड कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई क्या रहेगी? कम। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। तो हम किसको ध्यान में रखेंगे? ब्रेन को ध्यान में रखेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे बताओ? दूसरा प्रकार है आपके पास में स्ट्रोक का हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक ये क्यों होगा बताओ? ड्यू टू हेमरेज। किसकी वजह से होगा बताओ? हेमरेज का मतलब क्या है बताओ? ब्लड लॉस। कहीं पर कोई चोट लगी हुई, वहां से क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड लॉस होने की वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। आपको पता लग गया होगा, है ना? हेमरेजिक स्ट्रोक मोस्टली। अब मुझसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा हेमरेजिक स्ट्रोक कहां की ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से हो सकता है? जैसे मान के चलो, मैं आपको इधर देखो ऑप्शन देता हूं। एक तो आपके हाथ की नस रप्चर हुई, यहां से ब्लड निकल रहा है। एक व्यक्ति, 3 पेशेंट आपके पास में। एक पेशेंट तो ऐसा है जिसके हाथ की नस रप्चर हुई थी, उसके वहां से ब्लड निकल रहा है। दूसरा है जिसके पैर की नस रप्चर हुई, उसके वहां से ब्लड निकल रहा है। तीसरा जिसके ब्रेन की नस रप्चर हुई, वहां से ब्लड निकल रहा है। बताओ किस व्यक्ति को स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? ब्रेन वाले। क्योंकि जो पाइप लेके जा रहा है वो पाइप ही क्या हो गया? फट चुका है। वो पाइप ही, ब्रेन को जो ब्लड लेकर जा रहा है वो पाइप ही क्या हो चुका है? फट चुका है। ब्रेन की पाइपलाइन क्या हो चुकी है? फट चुकी है। तो उसका जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, पहले से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, हेमरेजिक स्ट्रोक। इधर देखिए, ये आपके पास में ब्रेन है और इस ब्रेन को ब्लड लेके जाने वाली पाइपलाइन ये रही, ये आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड लेकर जा रही है। अब मान के चलिए यहां से फट गई, यहां से फट गई, तो अब ब्लड कहां निकलने लगेगा? यहीं से निकलने लगेगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा ब्लड आगे। और इस प्रकार से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ब्रेन के टिश्यू क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। जब ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, ब्रेन क्या करेगा? फंक्शन कम करेगा। और इसको हम एक नाम से क्या बोलते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। किसकी वजह से हुआ स्ट्रोक? ब्लड लॉस होने की वजह। ब्लड लॉस होने की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे क्या बोलते हैं? हेमरेजिक स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर ब्लड लॉस क्यों? आपके ब्रेन की आर्टरी डैमेज होने की वजह से। किसकी वजह से? तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा चांस हेमरेजिक स्ट्रोक के कब होते हैं? जब ब्रेन की आर्टरी डैमेज हो जाती है। और किन लोगों में ब्रेन की आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं? मेरी बात सुनो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी तो बीपी, सुनो, बीपी जो है बहुत बढ़ गई और बीपी बढ़ने की वजह से दिमाग की नस फट गई। यही तो है वो, कहते हैं ना बीपी बहुत बढ़ गई और बीपी बढ़ने की वजह से क्या होगा? दिमाग की नस फट गई और दिमाग की नस फटने की वजह से कोमा में चला गया। किस में चला गया बताओ? कोमा में जाने का मतलब क्या है? ब्रेन काम नहीं करना। तो उस मरीज को क्या हुआ था बताओ? हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था। क्या हुआ था बताओ? आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हो ना कि बीपी बढ़ने की वजह से उसके दिमाग की नस फट गई, बोलते हो ना। तो बीपी बढ़ने की वजह से उसके दिमाग की नस फट गई, तो दिमाग की नस फट गई तो क्या हुआ उसको बताओ? हेमरेजिक स्ट्रोक। क्या हो गया बताओ? बताओ,
हेमरेजिक स्ट्रोक। समझे बात को? समझे नहीं समझे? तो आपके पास में स्ट्रोक कितने प्रकार का है बताओ? 2 प्रकार। कौन कौन सा? इस्चेमिक और हेमरेजिक। इस्चेमिक और क्या है? एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। कैसे बताओ? आप लोगों से पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन स्ट्रोक कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रोक आता है, तो इस्चेमिक स्ट्रोक। कौन सा बताओ? इस्चेमिक स्ट्रोक। और स्ट्रोक क्या है? इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल का मतलब है अगर किसी को एक बार स्ट्रोक आ गया तो उसके ब्रेन के टिश्यू जो डैमेज हो गए वो सही नहीं हो सकते। इसके विपरीत एक नाम और है स्ट्रोक के विपरीत, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हुई है लेकिन वापस सही हो गई है और आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज नहीं हुए। लेकिन इस चीज को अवॉइड करना गलत है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब फ्यूचर में आपके क्या आ सकता है? स्ट्रोक आ सकता है। ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है बताओ ये? क्योंकि इसमें ब्रेन के टिश्यू डैमेज है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो हेड इंजरी वाले मरीजों को आपके स्ट्रोक आ सकता है। हेड इंजरी का क्यों आ सकती है बताओ? क्योंकि किसी की अगर मान के हेड इंजरी हुई और आर्टरी वगैरह रप्चर हो गई। क्या रप्चर हो गई? एथेरोस्क्लेरोसिस वालों के स्ट्रोक आ सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी में फैट जमा हो जाना, आर्टरी ब्लॉक हो जाना। आर्टरी, ब्रेन की आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो आपके क्या आ सकता है? स्ट्रोक आ सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से स्ट्रोक आ सकता है। बीपी बढ़ गया तो तुम्हें पता है प्रेशर की वजह से आर्टरी क्या हो सकती है? रप्चर्ड हो सकती है और आपके स्ट्रोक आ सकता है। एमआई, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से। डायबिटीज मेलाइटिस वालों को स्ट्रोक क्यों आ सकता है? क्योंकि उसकी आर्टरी के अंदर क्या जमा हो जाएगा? ग्लूकोज जमा हो जाएगा। जब आर्टरी के अंदर ग्लूकोज जमा हो जाएगा तो आर्टरी का डायमीटर, आर्टरी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी और आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले को या हार्ट अटैक वाले को स्ट्रोक क्यों आ सकता है? क्योंकि जो हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। जब हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और जो महिलाएं एक्सेसिव ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करती है, उनको भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ओसीपी होती है वो क्या बढ़ा देती है? आपके फैट बढ़ा देती है। कौन सा फैट बढ़ा देती है? एलडीएल, जो कि नुकसानदायक फैट है उसको बढ़ा देती है, और जो फायदेमंद फैट है एचडीएल उसको कम कर देती है। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास में है। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, आगे बात करेंगे हम लोग कि अगर किसी के स्ट्रोक हो गया तो आपको क्या क्या असेसमेंट देखने को मिलेंगे, आखिर उसके शरीर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या हो सकता है उसको। वो अंधा हो सकता है या बहरा हो सकता है या कोमा में जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए आपके पास में बात करेंगे हम लोग असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक। असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक, देखिए क्या क्या असेसमेंट आप लोग करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। इधर देखिए 2 मिनट का काम। अगर स्ट्रोक की वजह से उस व्यक्ति के राइट साइड का ब्रेन डैमेज हो गया, क्या हो गया बच्चों बताओ? एक बार फिर सुनेंगे। स्ट्रोक की वजह से राइट साइड के ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हुई, राइट साइड के ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए। जब राइट साइड का अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो उसकी लेफ्ट की तरफ की बॉडी काम करना बंद कर देगी। आई बात समझे? क्योंकि इधर सुनो, आपका जो राइट साइड वाला ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड वाला ब्रेन जो है राइट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपके अगर इस साइड का स्ट्रोक हुआ है, आपके राइट साइड का ब्रेन डैमेज हो गया, कौन सा ब्रेन डैमेज हो गया? तो सिम्टम किधर के दिखेंगे बताओ? लेफ्ट वाले। और अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज होगा तो सिम्टम किधर के दिखेंगे? राइट वाले। जैसे कि मान के चलो अगर किसी के राइट साइड का ब्रेन डैमेज हुआ है तो उसकी कौन सी आंख काम करना बंद करेगी बताओ? ये वाली। आई बात समझ में? और किधर का पैरालाइसिस आएगा? उसके लेफ्ट साइड का। किस साइड का? उसका उल्टा पैर काम करना, उठना बंद कर देगा, उसका उल्टा हाथ उठना बंद कर देगा। आगे बात समझ में? तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग असेसमेंट में। सबसे पहले अगर राइट ब्रेन डैमेज हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा, और अगर लेफ्ट ब्रेन डैमेज हुआ तो क्या देखने को मिलेगा। राइट ब्रेन डैमेज हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा? देखो लेफ्ट साइड का पैरालाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
लेफ्ट साइड हेमीफ्लेजिया। ये देखिए बच्चों, हेमीफ्लेजिया हिंदी में लिख लेंगे आप लोग। हेमीफ्लेजिया का मतलब क्या है? देखो, हाफ बॉडी पैरालिसिस। हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा उसको, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हाफ बॉडी पैरालिसिस। समझ गए? किस साइड की आधी बॉडी काम नहीं करेगी उसकी? लेफ्ट साइड की। और क्या देखने को मिलेगा? इधर के देखो, इधर क्या होगा बताओ? राइट साइड या राइट साइड का क्या हो जाएगा बताओ? हेमीप्लेजिया। क्या हो जाएगा? हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब बताओ? हेमीप्लेजिया का मतलब बताओ? हाफ बॉडी पैरालिसिस। और क्या हो जाएगा बच्चों? इधर देखो, अगर आपके राइट साइड का ब्रेन डैमेज हुआ है तो थिंकिंग और जजमेंट बिगड़ जाएंगे उसके। वो सही तरीके से सोच नहीं पाएगा और सही तरह से जजमेंट नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। क्या रहेगा? जजमेंट करने का मतलब क्या होता है? दो चीजों में से एक चीज को चुनना। आप कपड़े लेने जाते हो तो बहुत सारे कपड़े देखे दिखाता है, लास्ट में आप दो रख लेते हो ना, उस दो में से वो एक को नहीं चुन पाएगा। उसका जजमेंट और थिंकिंग क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? हाँ, डिस्टरबेंस इन थिंकिंग एंड जजमेंट। जजमेंट और थिंकिंग में क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। इधर देखो, लेफ्ट साइड वाले के क्या होगा? दूसरी चीज, डिस्टरबेंस इन लैंग्वेज। वो सही ढंग से नहीं बोल पाएगा, उसके लैंग्वेज में डिस्टरबेंस हो जाएगा। एंड मेमोरी, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन डैमेज हुआ है, इधर देखो, तो उसकी लैंग्वेज बिगड़ जाएगी, उसको बोलना नहीं आएगा। आई बात समझ? सही ढंग से नहीं बोल पाएगा। दूसरी बात, उसको चीजें याद रहना बंद हो जाएगी। चीजें याद रहना बंद, मेमोरी अफेक्ट होगी। राइट साइड का अगर डैमेज हुआ है तो क्या क्या अफेक्ट होंगे? थिंकिंग और जजमेंट। मेमोरी वगैरह तो रहेगी, लेकिन वो सही ढंग से सोच नहीं पाएगा, वो चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो दो चीजों में न्याय नहीं कर पाएगा, दो चीजों के अंदर चुन नहीं पाएगा। अगर किसी का लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज है तो क्या होगा उसके? वो सही ढंग से बोल नहीं पाएगा, उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी? डिस्टरबेंस हो जाएगी, वो चीजें याद नहीं रख पाएगा। अब इधर देखो, यहां पे देखो, इस साइड में ये मरीज डिप्रेशन में रहेगा। किस में रहेगा बताओ बच्चों? इस मरीज को डिप्रेशन रहेगा अगर आपके लेफ्ट साइड ब्रेन डैमेज हो गया तो, है ना? ये तो आपके पास में आप असेस कर लेंगे इन चीजों को। अदर सिम्टम क्या क्या आएंगे देखो, अदर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। और क्या क्या देखने को मिलेगा स्ट्रोक में, जो दोनों में देखने को मिलेगा? अदर सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, अदर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखो, आप वन बाय वन बता देता हूं मैं। एक तो का एग्नोसिया, याद रखेंगे आज के बाद आप लोग ये सब चीजें। एग्नोसिया का मतलब होता है, इधर देखो, एग्नोसिया का मतलब ये होता है कि वो खुद की चीजों को पहचानना बंद कर देगा, भूल जाएगा कि मेरी चीज। जैसे कि आप घर के अंदर, इधर देखो, उसके क्या हो जाएगा? कभी कभी एग्नोसिया होना नॉर्मल है। जैसे कभी कभी क्या होता है, 4 ब्रश पड़े हैं घर पे ना, आप भूल जाते हो ना एकदम से, यार मेरा ब्रश कौन सा है। नॉर्मली होता है ना बहुत सारे में, आप भूल जाते हो, यार मेरा पीला है, हरा है, लाल है या नीला है। कई बार आप भूल जाते हो। खुद की चीजें भूल जाना, आप हिंदी में लिख लेना, मैं हिंदी में नहीं लिखाऊंगा। खुद की चीजें भूल जाना क्या कहलाता है? एग्नोसिया। क्या कहलाता है? आप अपने कपड़े भूल जाते हो, खुद की किताबें भूल जाते हो, कह रहे मेरी कौन सी है यार, मेरी नहीं है ये तो, है ना? आई बात समझ में? तो उसे कहते हैं हम लोग एग्नोसिया। खुद की चीजें भूलना, भूलने लगेगा, खुद का घर भूल जाएगा, आगे चला जाएगा खुद का घर, है ना, चलते चलते।
चलते चलते आगे चला जाएगा। स्ट्रोक की वजह से हो जाता है ये एग्नोसिया। भूलने लगेंगे आप लोग, नहीं यार ये तो मेरा कमरा नहीं है, अरे ये मेरी शर्ट नहीं है, मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, भूल गया वो है ना, ये मेरी वाइफ नहीं है, भूल गया वो। आई बात समझ में? अभिषेक भूल गया वो कि ये मेरी नहीं है। बीमारी में तो कुछ भी भूल सकता है, वो भी तो फेमिलियर चीज ही है ना, बीमारी में तो कुछ भी भूल सकता है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है। तो एग्नोसिया का मतलब है इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट, अपनी चीजों को पहचानना। अपनी चीजें नहीं पहचान पाएगा, अपनी चीजें नहीं पहचान पाना क्या कहलाता है? एग्नोसिया। आप हिंदी में लिख सकते हो कि वो अपनी चीजें नहीं पहचान पाएगा, मतलब उसको क्या हो जाएगा बताओ? एग्नोसिया हो जाएगा। एक वर्ड होता है एपेरेक्सिया, उसको एपेरेक्सिया हो जाएगा। ये सब आए हुए वर्ड है एग्जाम के अंदर, एपेरेक्सिया। एपेरेक्सिया का मतलब ये है, इधर देखो, जो चीज उसको पहले आती थी, स्ट्रोक आने से पहले जो चीजें उसको आती थी, जो उसने सीखी थी, वो अब नहीं कर पाएगी। जैसे साइकिल चलाना आता था पहले उसको, वो साइकिल चलाना नहीं पाएगा। उसको लिखना अच्छे से आता था पहले, जो चीज आपने सीखी है जिंदगी में आने के बाद, स्किल्ड जो आपने सीखे, वो अब नहीं कर पाएगा। स्ट्रोक आने के बाद जो चीज उसने सीखी है उसको नहीं कर पाना क्या कहलाता है? एपेरेक्सिया। क्या कहलाता है? आपको कोई भी चीज आती थी, जैसे कंप्यूटर चलाना आता था, आप लोग इस तरीके से टाइपिंग कर लेते थे, लेकिन स्ट्रोक आने के बाद वो टाइपिंग नहीं कर पा रहा है। सिलाई की मशीन चला लेता था अच्छे से, लेकिन स्ट्रोक आने के बाद वो सिलाई नहीं कर पा रहा। अच्छे से लिख लेता था, लेकिन स्ट्रोक आने के बाद वो नहीं लिख पा रहा है। क्या कहलाएगा? एपेरेक्सिया। इनेबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल एक्ट, इनेबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल्ड एक्ट, सीखी हुई चीजों को भी नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? इनेबिलिटी, अगर सीखी हुई चीजों को करने में दिक्कत आए, देखो एक वर्ड और होता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको कोई चीज सीख रखी है पहले, उसको करने में अगर दिक्कत आती है तो वो क्या कहलाता है? डिस्पेरेक्सिया। कभी एग्जाम में पूछ ले आप लोगों को, दोनों में अंतर है, एक तो है डिस्पेरेक्सिया। कभी पूछ ले कि डिस्पेरेक्सिया का मतलब क्या है, तो डिस्पेरेक्सिया में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है उसको। क्या होती है? डिफिकल्टी। इनेबिलिटी की जगह क्या लिखोगे आप लोग? डिफिकल्टी टू परफॉर्म द स्किल्ड एक्ट, मतलब कोई भी चीज जो सीखी गई थी, उसने सीखी थी, उसको करने में क्या आती है? उसको दिक्कत। अगर दिक्कत आती है तो डिस्पेरेक्सिया, और अगर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा तो एपेरेक्सिया। तो ये अलग से लिख लेना आप लोग डिस्पेरेक्सिया के बारे में। थर्ड, और क्या हो जाता है उसको? एफेजिया। क्या हो जाता है बच्चों? एफेजिया का मतलब क्या होता है? देखो, एफेजिया का मतलब है बोलना बंद, बोल नहीं पाएगा, लॉस ऑफ स्पीच, बोल नहीं पाएगा। क्या कहलाएगा? एफेजिया। जो एफेजिया होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताओ? 3 प्रकार का। देखो, ये आपके लिए नहीं है, एनएम वालों के लिए नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि एफेजिया कितने प्रकार का होता है, एनएम वाले नहीं लिखेंगे। एफेजिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? एक तो आपके पास में एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक आपके पास में रिसेप्टिव एफेजिया, और एक आपके पास में होता है तीसरा वाला जो है आपके पास में, देखो, एक्सप्रेसिव एफेजिया और रिसेप्टिव एफेजिया, इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहली चीज, कोई भी चीज अगर वो जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पाएगा। ये देखो, एनएम वाले इस चीज पे ध्यान दे देंगे, सामने देखेंगे वो बस। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था, जब ब्रेन पढ़ा था तो 2 एरिया पढ़े थे, एक तो वर्निक एरिया, एक ब्रोका एरिया पढ़े थे। वर्निक एरिया और ब्रोका एरिया। वर्निक एरिया का काम क्या था बताओ? वर्निक एरिया का काम बताओ मुझे जल्दी से। जो बोला जा रहा है उसको
हाँ, जो बोला जा रहा है उसको समझना, वो क्या किसका काम था? वर्निक एरिया का। ब्रोका एरिया का काम क्या था बताओ? ब्रोका एरिया का मतलब बुलाना, चीजों को बुलवाना। आई बात समझ में? जो भी चीज आप बोलना चाह रहे हो वही निकलेगी। अगर किसी का ब्रोका एरिया डैमेज हो गया तो बोलना चाह रहा है कुछ और निकलेगा कुछ और। अगर किसी का वर्निक एरिया डैमेज हो गया तो कोई बोल रहा है सामने वाला तो उसको समझ नहीं पाएगा। एने वाले दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अपना देखते रहे सामने। तो अफेजिया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और ग्लोबल। एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और ग्लोबल, 3 प्रकार का। अब ये एक्सप्रेसिव अफेजिया क्या होता है, रिसेप्टिव अफेजिया क्या होता है और ग्लोबल अफेजिया क्या होता है, आप लोग ही लिखेंगे बस। देखो, एनएम वाले नहीं लिखेंगे। अफेजिया आपके पास में 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताओ? 3 प्रकार का। कौन कौन से 3 प्रकार का आपके पास में? एक तो एक्सप्रेसिव अफेजिया, एक रिसेप्टिव अफेजिया और एक ग्लोबल अफेजिया। एक्सप्रेसिव अफेजिया का मतलब जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पाएगा। आई बात समझ में? तो जब बोलना चाह रहा है नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब कौन सा एरिया डैमेज हो गया उसका? हाँ, इट इज ड्यू टू, जल्दी लिखेंगे आप लोग, इट इज ड्यू टू डैमेज इन ब्रोका एरिया। डैमेज इन ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया डैमेज होने की वजह से। किसकी वजह से? सबको नहीं लिखना, केवल जेएनएम वाले लिखेंगे। एनएम को नहीं पूछेगा ये सवाल कभी भी। एक्सप्रेसिव अफेजिया क्यों होगा? ब्रोका एरिया डैमेज होने की वजह से। किसकी वजह से बताओ? ब्रोका एरिया डैमेज होने की वजह से एक्सप्रेसिव अफेजिया। क्योंकि कोई भी चीज बोलने का बुलाने का काम किसका है पता? ब्रोका एरिया का है। तो इसके अंदर व्यक्ति जो बोलना चाहेगा वो नहीं बोल पाएगा। जो बोलना चाहेगा वो, कोई शब्द बोलना चाह रहा है, मान के चलो किसी का नाम लेना चाह रहा है अवदेश, तो अवदेश नहीं बोल पा रहा है ना, बोल नहीं पा रहा वो। रिसेप्टिव अफेजिया का मतलब ये है बच्चों कि सामने का व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पा रहा। सामने का व्यक्ति जो बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? रिसेप्टिव अफेजिया। और रिसेप्टिव अफेजिया किसकी वजह से होगा बताओ? वर्निक एरिया डैमेज। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पा रहा है? कैसे बताओ? जैसे मैंने पूछा टाइम क्या हुआ, उसने बोला मुंबई, तो आप समझ गए ना कि जो हमने बोला है वो समझे नहीं पाया। आगे बात समझ में? समझे बात को? अरे आप जो बोल रहे हो सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो आप कैसे समझोगे कि ये नहीं समझा? वो गलत चीज जवाब देगा। तो ये रिसेप्टिव अफेजिया किसकी वजह से होता है? वर्निक एरिया डैमेज होने की वजह से। किसकी वजह से बताओ तो? आगे बात समझ में? और ये जो है ग्लोबल वाला, इसके अंदर आपके पास में दोनों ही, न तो व्यक्ति बोल पाता है नहीं समझ पाता है, कैन नॉट स्पीक, न तो ढंग से बोल पाएगा, नहीं कैन नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाएगा। आगे बात समझ में? केवल जीने वालों को लिखनी है तीनों चीजें। आप लोग फालतू का नहीं लिखेंगे, मेमोरी खराब नहीं करेंगे। तो कितने प्रकार के एफएजिया के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताओ? 3 प्रकार के। कौन कौन से बताओ? एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव एंड ग्लोबल। तो देखो कौन कौन से सिम्टम और भी दिखाई देंगे। एक तो एग्नोसिया दिखाई देगा, एक एपिरेक्सिया दिखाई देगा, एक एफएजिया दिखाई देगा। और क्या देखने को मिलेगा? अब आएंगे वापस आप लोग। स्ट्रोक की वजह से ग्लोबल एफएजिया, न तो बोल पाएगा नहीं समझ पाएगा। ग्लोबल का मतलब दोनों ही नहीं पकड़ पाएगा वो ना। और क्या हो जाएगा उसको? बात नहीं। डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया का मतलब क्या है ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। स्ट्रोक की वजह से मरीज को क्या हो जाएगा बताओ? डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब क्या है? मरीज कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, मरीज
नहीं, डिसआर्थरिया का मतलब ये नहीं, सॉरी, वो डिसकैलकुलिया है। डिसआर्थरिया का मतलब ये है कि वो चीजों को, वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा बताओ? आर्टिकुलेट। कैसे आर्टिकुलेट का मैं समझाओ, इधर सुनो। आर्टिकुलेट का मतलब एक शब्द तो कहेगा खेत का और दूसरा शब्द कहेगा खलिहान का। समझे? आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि पंखा खाऊंगा, आई बात समझ में? पंखा खाऊंगा, पानी पे बैठूंगा, आई बात समझ में? तो वो शब्दों को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा। हम तो आर्टिकुलेट करके बोलते हैं ना, देखो कि मैं बस के द्वारा जो है आगरा गया, ये ना, वो कहेगा मैं टेबल से आगरा गया। आगे बात समझ में? तो वो वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में नहीं जोड़ पाएगा, उसको बोलते हैं डिसआर्थरिया। इसका मतलब दिमाग खराब हो गया, उसका स्ट्रोक क्या आया, स्ट्रोक आते क्या हो गया, दिमाग खराब। डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड। शब्दों को वो एक दूसरे से संबंध नहीं कर पाएगा। और क्या हो जाएगा उसको? हेमिएनोप्सिया। ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हेमिएनोप्सिया, हेमिएनोप्सिया। आप लोग ऐसे टाइम पे आओ जब हार्ड चीजें चल रही है, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। ये हार्ड टॉपिक में गिना जाता है। आप इस टाइम पे आओ जब हार्ड टॉपिक चल रहा है। मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, अब हार्ड हो चाहे कमजोर हो, तो समझने की कोशिश करें आप लोग। हेमिएनोप्सिया का मतलब ये है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। जैसे आप तो इस बोर्ड पे देख रहे हो, मैं उस बोर्ड पे देख रहा हूं, मान के चलो मैं भी इधर ही देख लेता हूं। आपको आधा बोर्ड दिखाई दे रहा है, आधा नहीं दिखाई दे रहा। आधी चीज आपको दिखाई, ये पेन मैंने दिखाया आप लोगों को, आपको ये आधा दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हेमिएनोप्सिया। क्या बोलते हैं? हाफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट। हाफ विजुअल फील्ड मतलब उसका आधा जो है विजुअल, जो विजन होता है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, केवल आधा ही दिखाई देता है उसको। फील्ड डिफेक्ट, हाफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट। हाफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि उसका आधा विजन क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। आधा विजन उसको क्या दिखाई दे रहा है, केवल आधा ही दिखाई देगा। तो उसे आप क्या कहेंगे मेडिकल टर्म में? हेमिएनोप्सिया। क्या कहेंगे? अरे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाने को फीवर कहते हो ना आप लोग, लेकिन मेडिकल टर्म में फीवर नहीं कहते, पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर शब्दों को मेडिकल के अंदर अलग नामों से जाना जाता है, वही नाम है ये। तो हेमिएनोप्सिया का मतलब ये है लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड। हाफ विजुअल फील्ड, उसका जो आधा विजन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब ये जो हेमिएनोप्सिया होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताओ? दो प्रकार का। बहुत काम की चीज है ये भी। हेमिएनोप्सिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होमोनीमस, एक हेटेरोनीमस। होमोनीमस हेमिएनोप्सिया एंड हेटेरोनीमस। होमोनीमस एंड हेटेरोनीमस। देखिए, होमोनीमस एंड हेटेरोनीमस। देखो इधर देखो, मैं समझा देता हूं आपको। आपके कितनी आंखें हैं बताओ? ये तो सबको पता है ना, एग्जाम में आ जाए तो कर देंगे। इधर देखो, होमोनीमस का मतलब क्या है कि आपके पास में आप ही किए भैंस की नहीं है, है ना? लग रहा है ना? इधर देखो, होमोनीमस का मतलब, इधर देखो, होमोनीमस का मतलब ये है कि आपके दोनों आंखों के सेम साइड का हाफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो गया। हाफ विजन, जैसे कि आप देख रहे हो तो ये दोनों आंखें है ना, तो दोनों आंखों में आपको इस साइड का नहीं दिखाई दे रहा। आई बात समझ में? तो होमोनीमस है। कहने का मतलब देखो, आंख की इधर साइड भी काम नहीं कर रही, इस आंख की इस साइड काम नहीं कर रही है, और इस आंख की इस साइड काम नहीं कर रही। आ गई बात समझ में?
दोनों आंखें उनकी सेम साइड डिफेक्ट हुई है, दोनों आंखों की सेम साइड डिफेक्ट हुई है, तो क्या कहलाएंगे? होमोनिमस। क्या कहेंगे बताओ? हाँ, लॉस ऑफ विजुअल फील्ड ऑन द सेम साइड ऑन द, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, सेम साइड ऑफ बोथ आई, दोनों आंखों की सेम साइड डिफेक्ट होती है तो होमोनिमस। और अगर अलग अलग साइड, इधर देखो ये दोनों आंखें हैं, इधर देखो एक की तो ये साइड डिफेक्ट हुई है बच्चों और एक की ये साइड डिफेक्ट हुई है, तो क्या कहलाएगा बताओ? हेटेरोनिमस। जब देख रहे हो आप लोग तो आपको इस आंख से तो बीच का कम दिखाई दे रहा है और इस आंख से इस साइड का कम दिखाई दे रहा है, या दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कहलाएगा? हेटेरोनिमस। क्या कहलाएगा बताओ? लॉस ऑफ विजुअल फील्ड ऑन डिफरेंट साइट इन बोथ आई। समझे? हेटेरोनिमस, होमोनिमस। होमोनिमस का मतलब उसकी आंख, दो आंखें है ना, तो दोनों आंखों की सेम साइड कम देख रही है। सेम साइड क्या देख रही है? इस साइड का आपको नहीं दिखाई दे रहा, दोनों आंखों से इस साइड का नहीं दिखाई दे रहा, वो होमोनिमस। हेटेरोनिमस का मतलब इस आंख से तो आपको इस साइड का ही नहीं दिखाई दे रहा और इस आंख से आपको इस साइड का ही नहीं दिखाई दे रहा। देखो इसकी तो, इस आंख का तो कौन सा डिफेक्ट हुआ है? ये साइड डिफेक्ट हुई है और इस आंख की ये वाली साइड डिफेक्ट हुई है, तो क्या कहलाएगा? हेटेरोनिमस। क्या कहलाएगा बताओ? अरे समझे नहीं समझे? आगे बात समझ में? चलिए, और क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि ब्रेन है, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है बच्चों बताओ? ब्रेन। और ब्रेन ही डैमेज हो गया, ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी ना, बॉडी की हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? देखो, पोस्चर डिस्टरबेंस। ये पोस्चर डिस्टरबेंस क्या होता है? देखो, व्यक्ति सही ढंग से, इधर देखो होगा ही बिल्कुल, मान के चलिए ये पैर काम नहीं कर पा रहा, तो क्या सही ढंग से खड़ा हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। पोस्चर का मतलब पोजीशन, पोस्चर का मतलब वो सही पोजीशन में नहीं खड़ा हो पाएगा, सही पोजीशन में नहीं खड़ा हो पाएगा। आई बात समझ में? उसे बोलते हैं पोस्चर डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं? आपको पता है कि आपके, इधर सुनो, आपको पता है कि आपके जो यूरिन निकलना या जो स्टूल बाहर निकलना, इन दोनों को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो आपके यूरिन का बाहर निकलना और स्टूल का बाहर निकलना, ये भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ? तो लिखेंगे बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल लॉस। अपने आप यूरिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, बिस्तरों में यूरिन करता रहेगा, बिस्तरों में स्टूल कर देगा। चलिए, अब बात करते हैं स्ट्रोक का डायग्नोसिस। कैसे पता लगेगा कि इस मरीज को स्ट्रोक हो गया? क्या जांचें कराएंगे आप लोग? क्या जांचें कराएंगे बताओ? स्ट्रोक वाले मरीज की कैसे पता लगेगा इस मरीज का ब्रेन डैमेज हो गया? आप सीटी स्कैन कराओगे, आप बात नहीं, आप एमआरआई कराओगे। क्या कराओगे? सीटी स्कैन कराओगे, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर मान के चलो बीमारी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सीटी स्कैन यूज करेंगे। आप लोग एमआरआई कराते हो, क्या कराते हो बताओ? एमआरआई कराते हो। हम लोग एमआरआई करा के देखेंगे। डायग्नोसिस में क्या क्या आएंगे? आप एमआरआई करा के देखोगे, आप लोग क्या कराएंगे? सीटी स्कैन करा के देखेंगे। क्या देखेंगे बताओ? सीटी स्कैन करा के देखेंगे। और इधर देखो, अगर आपको देखना है, इधर देखो, मेरी बात देखो, इधर देखो, अगर आपको देखना है कि भैया इस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई चीज जमा हो गई, मतलब इस्केमिक स्ट्रोक आया, क्या है बताओ? तो इस्केमिक स्ट्रोक के लिए तो आपको ब्लड वेसल्स को देखना पड़ेगा ना। किसको देखना पड़ेगा बताओ? अरे ब्लड वेसल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है बताओ? तो आपको देखना है कि ब्लड वेसल्स में फैट जमा हुआ या नहीं हुआ, तो आपको ब्लड वेसल्स को अंदर से देखना पड़ेगा। और ब्लड वेसल्स को अंदर से देखने को हम क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी। नाम तो सुना होगा, नाम सुना है कभी? क्या होता है एंजियोग्राफी? आप तो सोच रहे हैं कि आपने तो हार्ट के लिए कराई है सर एंजियोग्राफी। हार्ट से रिलेशन नहीं है एंजियोग्राफी का कभी भी, ये बात ध्यान रखना। एंजियोग्राफी का रिलेशन है ब्लड वेसल से। किससे रिलेटेड है?
आप अपने ब्लड की जो नलियां हैं उसको देखा जाता है एंजियोग्राफी के अंदर कि नलियों के अंदर कोई चीज जमा तो नहीं हो रही, आपके ब्लड वेसल्स में कोई चीज जमा तो नहीं हो रही, ये चीज देखी जाती है एंजियोग्राफी में। आप तो सोच रहे हैं सर एंजियोग्राफी में हार्ट को देखा जाता होगा, वो कार्डियोग्राफी होती है। क्या होती है वो? हार्ट को देखना कार्डियोग्राफी है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को देखना। तो क्या कराएंगे बताओ आप लोग? एंजियोग्राफी कराएंगे। एंजियोग्राफी का मतलब किसको देखना बताओ? विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को देखना, ब्लड वेसल्स को देखना। ये सारे डायग्नोसिस। अगर किसी को मान के चलिए स्ट्रोक आ गया तो फिर आप लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक, क्या इलाज करेंगे आप किसी स्ट्रोक वाले मरीज का? सबसे पहले जो इलाज होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रोक के टाइप पे। आवाज नहीं, इलाज किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रोक के टाइप पे। अगर इस्केमिक स्ट्रोक होगा तो आप जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कचरा जमा हुआ है उसको साफ रखेंगे, उसको साफ करेंगे ना। और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक होगा तो जहां से पाइप रप्चर्ड हो गया, पाइप फट गया है, उस पाइप को वापस सिलेंगे। आई बात समझ में? तो उसके लिए तो सर्जरी यूज करेंगे, बात नहीं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए तो सर्जरी होगी, और इस्केमिक स्ट्रोक के लिए दवाइयां चल सकती है। कौन सी दवाइयां चलाओगे? ऐसी दवाइयां जो जमे हुए पदार्थ को पिघला दे। चलती है ना। अरे जिन लोगों के जो है ब्लॉकेज हो जाता है, इधर सुनो, कहते हैं इसके ब्लॉकेज हो गया, दवाई चलेगी। पहले तो अगर दवाई से सही नहीं हुआ तो फिर हमें स्टंट डालना पड़ेगा, बोलते हैं ना। तो जो दवाई होती है वो दवाई क्या करती है? उस ब्लॉकेज को खोलती है। कैसे खोलती है उस ब्लॉकेज को? उस ब्लॉकेज को तोड़ती है। वो क्या करती है? ब्लॉकेज को तोड़ती है। और दूसरा काम क्या होता है? उसको वापस जो है आपके फैट को, आपके ब्लड को आर्टरी में जमने से रोकती है। दो प्रकार की दवाइयां आप लोग वहां पर यूज करते हैं। देखिए सामने, मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करेगा बताओ? डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है आप लोगों के तो क्या इलाज देगा डॉक्टर? देखिए आप लोग, इस्केमिक स्ट्रोक है तो क्या इलाज देगा? देखो आपके पास में, इधर देखो बच्चों, दो प्रकार के इलाज देगा। सबसे पहले जो बीच में जमा हुई चीज है, जो फैट जम चुका है, जो ब्लड जम चुका है, उसको वापस तोड़ना। वो जो जमी हुई चीज को वापस पिघलाने के लिए क्या देगा आपको? थ्रोम्बोलाइटिक। क्या देगा बताओ? ध्यान रखेंगे, क्या देगा बताओ? थ्रोम्बोलाइटिक। ये कौन सी दवाई होती है? आप लोगों से पूछ सकते हैं एएनएम वालों से कि थ्रोम्बोलाइटिक दवा कौन सी होती है। वे दवाइयां जो बने हुए थ्रोम्बस को तोड़ती है। आर्टरी के अंदर जो जमा हो गया था फैट, आर्टरी के अंदर जो ब्लड जमा हो गया था, उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? उस थ्रोम्बस को तोड़ने वाली जो दवाइयां हैं वो क्या कहलाती है? थ्रोम्बोलाइटिक। क्या कहलाती है? थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बस, लाइटिक का मतलब तोड़ना। आगे बात समझ में? लाइटिक का मतलब तोड़ना। तो थ्रोम्बोलाइटिक क्या करती है? देखो, ब्रेक डाउन। किसको तोड़ती है बताओ? थ्रोम्बस को, ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बस। तो एक प्रकार की दवाई तो क्या चलती है आपके? थ्रोम्बोलाइटिक। दूसरी दवा कौन सी चलती है? एंटीकोगुलेंट। कौन सी बताओ? एंटीकोगुलेंट का मतलब ये जमने से रोकती है, आपके आर्टरी के अंदर खून को जमने से रोकती है। क्योंकि खून के अंदर जब फैट बढ़ जाता है तो खून क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। खून क्या हो जाता है बच्चों? गाढ़ा। और गाढ़ा होने से वो जमने लगता है। आई बस, जब आपके ब्लड के अंदर फैट बढ़ जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने के बाद वो जमने लगता है। तो उसको जमने से रोकने के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती है? एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या करती है? ब्लड को जमने से रोकती है। ब्लड को जमने से प्रिवेंट क्लॉटिंग। आप हिंदी में लिख लेना, ब्लड को जमने से रोकती है। तो देखो आपके पास में थ्रोम्बोलाइटिक में कौन कौन से आते हैं एग्जांपल? देखो कि सर कौन कौन से एग्जांपल आएंगे थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर। एक याद रखेंगे आप लोग, थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर आप लोग टीपीए क्या देते हैं बताओ? टीपीए।
थ्रोम्बोलाइटिक, टीपीए क्या है बताओ, टीपीए फुल फॉर्म देखेंगे तो आपके पास में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये मैंने पहले बता भी दिया है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या होता है। प्लाज्मिनोजन एक क्या है, प्रोटीन है जो आपके बने हुए क्लोट को तोड़ने का काम करती है। तो टीपीए देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक में क्या देते हैं बताओ, टीपीए। और इसके अंदर क्या देंगे आप लोग, एंटीकोगुलेंट के लिए आप लोग देते हैं एस्प्रिन। क्या देते हो बच्चों, एस्प्रिन देते हो। चलते ना इकोस्पिरिन, देखा होगा आप लोगों ने। अरे जिन लोगों के बॉडी के अंदर फैट जमा होता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनकी एक दवा चलती है इकोस्पिरिन, नाम सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने। इकोस्पिरिन में क्या आता है आपके पास में, ये एस्प्रिन ही आता है। और ये एस्प्रिन क्या करता है, आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। क्योंकि जिन लोगों के फैट बढ़ जाता है उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड गाढ़ा हो गया तो जमने के चांसेस होते हैं। तो ये दवाइयां आप लोग देते हो बच्चों। और हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करोगे बताओ, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करोगे, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बताओ, सर्जरी में क्या करेंगे बताओ, सर्जरी। और सर्जरी में क्या करेंगे आप लोग, जो रप्चर्ड हो गई है, जो आर्टरी कट चुकी है, उसको वापस सिलेंगे। आई बात समझ में। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, आर्टरी कट जाती है ना, तो उसको वापस सिलने का काम करेंगे। मतलब लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइगेशन का मतलब सिलना, लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को आप लोग क्या करेंगे, सिलेंगे बच्चों। आ गई बात समझ में, आ गई या नहीं आ गई बताओ। तो स्ट्रोक के लिए कौन कौन सी दवाइयां देते हैं आप लोग, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का स्ट्रोक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो आप दो प्रकार की दवाई देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक और एंटीकोगुलेंट। और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आप सर्जरी करवाते हो। क्या करवाते हो बताओ, सर्जरी में कौन सी सर्जरी होती है, लाइगेशन करवाते हैं ब्लड वेसल्स का। क्या करवाते हैं बताओ, ब्लड वेसल्स का लाइगेशन। इसके बाद कि स्ट्रोक वाले मरीज के लिए एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्ट्रोक। किसी मरीज को अगर स्ट्रोक आ गया तो एक नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे आप लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में। देखो आपको पता है, इधर देखिए, आप लोगों के लिए, एनएम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचएम में भी आया था ये क्वेश्चन एनएम वालों के। तो सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है, मैं आपको बता दूं, कोई सी भी बीमारी हो, पेटेंट एयरवे। पेटेंट एयरवे का मतलब जो सांस लेने का जो रास्ता है उसको आप साफ रखेंगे। उसका किस तरीके से साफ कर सकते हो आप सांस लेने के रास्ते को बताओ। सबसे पहले पोजीशन देके, कल मैंने बताया था, लेटरल पोजीशन देने की वजह से नाक और मुंह में जो भी भरा हुआ है बाहर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे नंबर पे क्या करते हो, सक्शन करते हो। क्या करते हो, नाक में जो जमा हुआ है उसको निकालते हो, मुंह में जो जमा हुआ है उसको निकालते हो। तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट यहां पर भी। सीजर वाले मरीज के लिए क्या होता है प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ, सेफ्टी मेजर क्या होता है, ये सेकंड नंबर पे आता है पेटेंट एयरवे, किसके अंदर, सीजर वालों के अंदर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक के अंदर जो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला जो काम होगा तुम्हारा, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेटेंट एयरवे सबसे पहला काम, पेटेंट एयरवे इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट। एक नर्स की क्या प्राथमिकता होगी, आते हैं ना ऐसा सवाल, तो क्या प्राथमिकता होगी, एयरवे को साफ रखना, इस प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एयरवे पेटेंट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करते हो, आप पोजीशन देते हो। क्या देते हो बताओ बच्चों, पोजीशन। आई बात समझ में। और पोजीशन कौन सी देते हो बताओ, लेटरल। और अगर किसी के हेड इंजरी है तो लेटरल पोजीशन कैसे देंगे बताओ, जिस साइड में इंजरी नहीं है उस साइड में देंगे। आगे बात समझ में। पोजीशन देने के बाद क्या करते हो, दूसरा काम क्या करते हो बताओ, सक्शन। क्या करते हो, जानते हो ना सक्शन करने का मतलब, कभी देखा है सक्शन करते हुए, कैसे मशीन आती है
पाइप डाल के करते हैं ना, क्यों करते हैं सक्शन बताओ? एयरवे को साफ रखने के लिए, कि उसके नाक से ऑक्सीजन प्रॉपर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर बाहर निकल जाए। आगे बात समझ में? दूसरा आपके पास में उसको हमेशा असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? आप हमेशा उसके मरीज के पास रहेंगे, उस मरीज के पास में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकता, गिर सकता है। आगे बात समझ में? तो प्रोवाइड असिस्टेंट टू पेशेंट, पेशेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे आप, सहायता देंगे, है ना। उसको उठने बैठने में आप सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि वो उठ नहीं सकता ढंग से, बैठ नहीं सकता, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। और ऐसा कोई विशेष जो है नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है। तो बच्चों ये आप लोगों ने क्या पढ़ा? देखो, स्ट्रोक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? स्ट्रोक। अब आप रिटर्न के अंदर बहुत सारी चीजें इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अभी और भी चीजें है ना जो आप इसमें डाल सकते हो। ये आपके पास में पूरा स्ट्रोक है, बात नहीं, ये आपके पास में स्ट्रोक है। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटर्न के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न एग्जाम के लिए भी। तो ये आपके पास में